हीरो की गाथा सुनाने, देश प्रेम सबके मन में जगाने लेकर आए हैं कृष और पार्टी बॉय। भारत है कहती बाउंसर। ये अपनी गुलेल पर क्या लिख रहे हो कृष? मेरी इस गुलेल का नया नाम। गुलेल का भी कोई नाम रखता है क्या? क्यों? जब चंद्रशेखर आजाद जी अपनी बंदूक का नाम बमतुल बुखारा रख सकते हैं, तो मैं अपनी गुलेल का नाम क्यों नहीं रख सकता? चंद्रशेखर आजाद जी ने अपनी पिस्तौल का क्या नाम रखा था, ये तुम्हें कैसे पता? सिर्फ यही नहीं, मैं आजकल HSRA के बारे में पढ़ रहा हूँ, जिससे मुझे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जी, जतिन दास, बटुकेश्वर दत्त, भगवती चरण वोरा और उनकी वाइफ दुर्गा देवी जैसे कई नेशनल हीरोज के बारे में बहुत सी ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां पता चल रही हैं। वाओ, ये HRA तो सुना था, ये HSRA क्या है कृष? संस्कृति स्टोरी मोड ऑन। अंग्रेजों से लड़ने के लिए रेवोल्यूशनरीज ईंट का जवाब पत्थर से भी दे रहे थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या HRA इसी का नतीजा था। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी जैसे वीर इसी HRA के मेंबर्स थे, जिन्हें काकोरी विद्रोह के बाद फांसी दे दी गई थी। बिल्कुल सही। और इन मेंबर्स को हुई फांसी की सजा के बाद HRA की बागडोर संभाली चंद्रशेखर आजाद ने। उन्होंने फिर से ऐसे जुनूनी नौजवानों को ढूंढ निकाला जो देश के लिए मर मिटने को तैयार हों। कौन थे ये नौजवान? उन्हें मिलने के लिए हमें चलना होगा नेशनल कॉलेज लाहौर। जब तक हम अमीर गरीब, ऊंच नीच, जाति धर्म में किसी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे, जब तक मजदूर, किसान और गरीब हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे, ये लड़ाई अधूरी रहेगी। सुखदेव। भगत, इतने लोगों को आंदोलन से जोड़ने के लिए पैसे चाहिए, और उस मामले में हम ठन गोपाल हैं। क्यों जय गोपाल? बिल्कुल सही कहा सुखदेव। नुक्कड़ नाटक से भीड़ जुटाई जा सकती है, पैसे नहीं। ये बातें कर रहे थे भगत सिंह, सुखदेव और जय गोपाल, और इनकी बातें सुन रहे थे इनसे थोड़ी दूरी पर खड़े हुए भगवती चरण वोरा, जो एक रईस पिता के बेटे थे। इनको पैसे चाहिए और मुझे देश सेवा का एक मौका। ये सोचते हुए भगवती चरण वोरा अपना बटुआ और सोने की पॉकेट वॉच निकालते हैं और भगत सिंह, सुखदेव और जय गोपाल की ओर बढ़ते हैं। भगत सिंह की तेज आंखें ये नोटिस कर लेती हैं और वो सुखदेव को इशारा करते हैं। इशारा पाते ही सुखदेव जानबूझकर ये बोलना शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, हमारी पार्टी में अंग्रेज के टट्टुओं के लिए कोई जगह नहीं होगी। भगवती चरण वोरा को अपने प्रति इन लोगों की ऐसी राय है जानकर ठेस पहुंचती है और वो रुक जाते हैं। भगत सिंह अब उनके हाथों में कार्ल मार्क्स की किताब नोटिस करते हैं। वो उनसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन जय गोपाल और सुखदेव उन्हें रोक लेते हैं। भगवती चरण बड़े निराश मन से घर पहुंचते हैं। फिर से कॉलेज में कुछ हुआ क्या? हाँ दुर्गा, भगत सिंह कहता है कि पार्टी में किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। तो फिर मेरे पिताजी की वजह से मुझे भी उसी नजर से क्यों देखा जाता है? पिताजी को रेलवे की नौकरी चाहिए थी, राय बहादुर का खिताब चाहिए था, पर मुझे तो सिर्फ देश सेवा का मौका चाहिए। मैं भगत को कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं अंग्रेजों का मुखबिर नहीं हूँ? आप कल उन सबको खाने पे बुला लीजिए। मुझे विश्वास है कि जब तक पान की बारी आएगी, तब तक वो अपने मन से सारे संदेह भी थूक देंगे। दुर्गा भगवती चरण वोरा की वाइफ थी, जिन्हें लोग दुर्गा भाभी के नाम से जानते थे। प्लान के मुताबिक भगवती चरण वोरा ने किसी तरह भगत सिंह, सुखदेव और जय गोपाल को अपने घर दावत पर आने के लिए राजी कर लिया। खाने की टेबल पर भगत सिंह की बातें भगवती चरण के साथ हो रही थी। तब मार्क्स और लेनिन के भी यही विचार हैं। मार्क्स और लेनिन की बातों से ही पेट भर लेंगे तो ये पिन्नियाँ कैसे खाएंगे देवर जी? वैसे आपकी रिश्वत काम आ गई भाभी। हाँ? आपके घर आकर आपका ये सादा जीवन, ये प्रेम, सेवा देखकर और साथ ही आपकी पढ़ाई में भगवती भैया की इतनी रुचि लेना, ये सब देखने के बाद अब आप लोगों की सच्चाई और देशभक्ति पे कोई संदेह नहीं रहा। ये बातें चली रही थी कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दुर्गा भाभी दरवाजा खोलने गई। दरवाजा खोला तो उनके सामने एक साधु महाराज खड़े थे। हाँ? भिक्षांग देही। भिक्षा तो आपको नहीं मिलेगी महाराज। ये कहते हुए दुर्गा भाभी ने उन साधु महाराज की दाढ़ी खींच ली। पंडित जी, चंद्रशेखर आजाद हमेशा बहरूपिया बनकर सबको चकमा देते रहते हैं। पर आपने मुझे इतनी जल्दी कैसे पहचान लिया?
आपके नाखूनों से। लगता है आपने बस यहाँ आने से थोड़ा पहले ही ये टीका लगाया था, इसीलिए कुमकुम अभी भी उंगली पे लगा हुआ है। अरे ये तो अच्छा है कि भाभी हमारे साइड है। अगर सीआईडी वालों के साइड होती तो हम सब जेल में होते। तुम सबको एक साथ देखकर बहुत खुश हूँ, पर अब समय आ गया है। देश के कोने कोने से लोगों को एकजुट करके एचआरए को फिर से मजबूत बनाया जाए। इस तरह चंद्रशेखर आजाद ने एचआरए को फिर से जिंदा कर दिया और एचआरए की एक्टिविटीज फिर से शुरू हो गई। बंगाल से कोई नहीं आ रहा यशपाल। उनका कहना है वो हमारे विचारों से सहमत नहीं है। पर इसीलिए तो हमने ये मीटिंग बुलाई है कि हम सब एक दूसरे से खुल के बात करें और पार्टी के मकसद को समझ सकें। एचआरए के ऑफिस में ये बातें हो रही थी कि अचानक भगत सिंह और उनके साथियों को दरवाजे पर सुखदेव की किसी के साथ झगड़ने की आवाज सुनाई दी। क्या कर रहा है सुखदेव? कौन है ये? जासूस है, छुप के बातें सुन रहा था। जासूस नहीं, क्रांतिकारी। कौन हो तुम? मैं राजगुरु, वीर मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज का बच्चा। मुझे आजाद जी ने भेजा है। ये कहते हुए राजगुरु ने अपनी जेब में एक हाथ डाला और एक चिट्ठी निकालकर भगत सिंह को दी। वो चिट्ठी चंद्रशेखर आजाद की थी। पंडित जी ने लिखा है कि वो आ नहीं पाएंगे, पर हम सब मिलके जो भी फैसला लेंगे उन्हें मंजूर होगा। इस तरह एचआरए के संग राजगुरु जुड़ गए। फिर एक दिन भगत सिंह ने एचआरए की मीटिंग बुलाई। हमारी पार्टी का मकसद क्या है? आजादी। आजादी हमारा मकसद नहीं है। ये तुम क्या बोल रहे हो भगत? सिर्फ आजादी हमारी पार्टी का मकसद नहीं है फनिंद्रा। सिर्फ आजादी का मतलब हुआ कि ताकत अंग्रेजों के हाथों से निकल के मुट्ठी भर रईसों के हाथ लग जाए। पर क्या इससे मजदूरों और किसानों की जिंदगी में कुछ फर्क पड़ेगा? आजादी से बड़ा मकसद है एक ऐसा वतन बनाना जहां धर्म और जात के नाम पे समाज में बंटवारा ना हो। एक ऐसा वतन जहां कानून सबके लिए एक हो। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि पार्टी का नाम आज से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नहीं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो। यानी एचआरए से एचएसआरए। बिल्कुल हंसराज, जो मेरे साथ है कहे इनकलाब जिंदाबाद। उस मीटिंग में कोई भी ऐसा नहीं था जो भगत सिंह के साथ ना हो। जहां एक और एचएसआरए इंडिया के फ्यूचर के बारे में सोच रहा था, वहीं ब्रिटिशर्स साइमन कमीशन ला रहे थे। सर जॉन साइमन की चेयरमैनशिप में एक ऐसी कमेटी थी जो भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को रिव्यू करने वाली थी। और लाहौर में इस मूवमेंट का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। 7 लोगों की इस कमेटी में एक भी भारतीय मेंबर नहीं है। यानी हम हिंदुस्तानियों के लिए बनने वाले नियम और कानून में हमारा पक्ष रखने वाला कोई नहीं है। इसीलिए हमें एकजुट होके इसका विरोध करना होगा, पर अहिंसा से। लाला जी, देख भगत, मैं तुझे तब से जानता हूँ जब तूने खेतों में बंदूक उगाने की बात कही थी ताकि इस लड़ाई को हम जीत सकें। लेकिन मेरा तरीका अलग है। हम प्रोटेस्ट करेंगे, जीतेंगे, लेकिन सत्य और अहिंसा से। भारत माता की जय। साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने हजारों लोगों की भीड़ लाहौर स्टेशन पर उमड़ी। जब सर साइमन अपने कमीशन के बाकी 6 मेंबर्स सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स स्कॉट और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन पी सॉन्डर्स के साथ लाहौर स्टेशन पहुंचे। Do something, Scott. Yes, Sir Simon. लाठी चार्ज करो सॉन्डर्स। पुलिस वालों ने बेरहमी से वहां इकट्ठे हुए लोगों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें से एक लाठी पड़ी लालाजी के सर पर। लालाजी अंग्रेजों की उस लाठी के वार से शहीद हो गए और इस बात ने युवा क्रांतिकारियों के दिल में आक्रोश भर दिया। सारे देश के मुंह पे चाटा है लालाजी की हत्या। एचएसआरए को अखबार में लिखकर इसकी निंदा करनी चाहिए। सिर्फ निंदा नहीं, हमें कुछ ठोस करना होगा जिससे अंग्रेजों की जड़ें हिल जाएं। मार दो। मार दो स्कॉट को। दुर्गा सही कह रही है। स्कॉट को मार के ही लालाजी की मौत का बदला पूरा होगा। और जनता तक संदेश पहुंचेगा कि अब हम कमजोर नहीं। पर हत्या? क्या अब हम हत्यारे बनेंगे? किसी निर्दोष की जान लेने से पहले हम अपनी जान दे देंगे। पर जिसे हम मारने जा रहे हैं वो कोई निर्दोष आदमी नहीं है। स्कॉट ने ही लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था। उसे मारकर हम अंग्रेजी हुकूमत पर वार करेंगे। स्कॉट को मारने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों ने मिलकर प्लान बनाया। प्लान के एग्जीक्यूशन वाले दिन लाहौर पुलिस स्टेशन के सामने जय गोपाल अपनी साइकिल की चेन रिपेयर करने के बहाने पुलिस स्टेशन पर नजर रखने लगे। उनको इंतजार था स्कॉट के आने का। भगत सिंह और राजगुरु वहां से थोड़ी सी दूरी पर एक पेड़ के पीछे छिपकर खड़े हो गए और जय गोपाल से सिग्नल पाने का इंतजार करने लगे।
थोड़ी देर में हैट पहने हुए एक ब्रिटिश ऑफिसर बाहर आया, जिसका चेहरा साफ दिख नहीं रहा था। जय गोपाल ने, जो पहले से ही थोड़ा नर्वस थे, ऑफिसर को देखते ही भगत सिंह और राजगुरु को सिग्नल किया और अपनी साइकिल लेकर वहां से चले गए। सिग्नल पाते ही राजगुरु ने पिस्टल निकालकर उस पुलिस ऑफिसर को गोली मार दी। गोली लगते ही वो ऑफिसर नीचे गिरा और उसकी हैट निकल गई और चेहरा साफ दिखने लगा। ये स्कॉट नहीं, सॉन्डर्स है। राजगुरु और भगत सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ। सॉन्डर्स मरा नहीं था, जख्मी हुआ था। उसने अपनी रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की, जिसे देखते ही भगत सिंह ने उसके सीने में गोली दाग दी। सॉन्डर्स मर गया। गोलियों की आवाज सुनकर पुलिस स्टेशन के अंदर से एक इंडियन हवलदार बाहर आया, जिसे देखकर भगत सिंह और राजगुरु वहां से भाग निकले। हवलदार ने उनका पीछा किया। वो भगत सिंह और राजगुरु के बहुत करीब आ चुका था। ऐसा लग रहा था कि वो उन्हें पकड़ लेगा, लेकिन तभी चंद्रशेखर आजाद उसके सामने आकर अपनी बमतूल बुखारा यानी कि पिस्तौल ताने खड़े हो गए। उन्होंने उसे चेतावनी दी, लौट जाओ, हम किसी हिंदुस्तानी का खून नहीं बहाना चाहते। लेकिन हवलदार ने उनकी बात नहीं सुनी और चंद्रशेखर आजाद ने उस पर गोली चला दी। हवलदार वहीं ढेर हो गया और तीनों चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु वहां से भागने में कामयाब हो गए। भगत सिंह ने इस घटना को अंजाम देने के पीछे की अपनी सोच पिंक पैम्फलेट्स में छापी और पैम्फलेट्स लोगों में बांट दिए। JP Saunders is dead. Lala Lajpat Rai is avenged. Sorry for shedding human blood, but it becomes necessary to bathe the altar of the revolution with blood. Our aim is to bring about a revolution which would end all exploitation of man by man. Long live revolution! बांटते बांटते ये पिंक पैम्फलेट्स पहुंची पुलिस हेडक्वार्टर्स में स्कॉट की टेबल पर। Long live the revolution! बलराज, कमांडर इन चीफ HSRA। कौन है ये बलराज? पता नहीं सर, ये लोग कभी अपना असली नाम यूज नहीं करते। टेररिस्ट! यूं ब्रॉड डेलाइट में हमारे पुलिस स्टेशन के ठीक सामने एक ब्रिटिश ऑफिसर को मार के ये बच नहीं सकते। लाहौर से आने जाने के सभी रास्ते बंद करो। रेलवे, बस, सड़क, सब जगह तलाशी लो। पूरे शहर में छापे मारो। जिस पर शक हो उसे गिरफ्तार करो और जो भागने की कोशिश करे उसे सीधे गोली मार दो। लाहौर में रुकना खतरे से खाली नहीं था और वहां से बच के निकलना बहुत मुश्किल। और तब भगत सिंह ने कुछ ऐसा किया जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। आधी रात हो चुकी थी। दुर्गा भाभी अपने बेटे सची को सुला रही थी कि अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त कौन हो सकता है? दुर्गा भाभी ने दरवाजा खोला। ओह माय गॉड! उस वक्त कौन आया था दुर्गा भाभी के घर? क्या वो अंग्रेज था? क्या दुर्गा भाभी भी पकड़ी गई? इतना सस्पेंस सह न सकेंगे। सच मानो जिंदा रह न सकेंगे। जिम्मा है मेरा, स्टोरी पूरी करेंगे, लेकिन बाकी की कहानी सुनने के लिए फिर मिलेंगे। तो गर्व से कहो, भारत है हम। दोस्तों, अगर ये कहानी सुनने में आप लोगों को इतना मजा आया, तो सोचिए देखने में कितना मजा आएगा। देखिए क्रिश ट्रिश बाल्टी बॉय भारत है हम, हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर। और हमारे स्ट्रीमिंग पार्टनर्स हैं Amazon प्राइम वीडियो और Netflix। स्टे ट्यून्ड।